नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स की बात हम लोग लगातार करते आए हैं और आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके आधारित जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसकी बात, उसकी समीक्षा, उसका अवलोकन हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उन सवालों की बात कर रहे हैं जो सवाल आपके लिए आने वाले पेपर में ज़रूरी है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 5 ईयर कोर्स में 10th सेमेस्टर का जो अगला पेपर है बैंकिंग लॉ का। और बैंकिंग लॉ के आपके इस पेपर में आपको जो एक्ट्स पढ़ने होते हैं वो पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, 1949 का है। दूसरा एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का। और तीसरा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। 3 एक्ट आपको ये पढ़ने होते हैं और ये सिलेबस मेरे पास है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। पहली यूनिट में जो बैंक का काम, अच्छा बैंक शब्द की क्या क्या बोलते हैं उसको, बैंक शब्द की लिटरल मीनिंग क्या है, सामान्य अर्थ क्या है बैंक शब्द का, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक के फंक्शन को लेकर के बैंक का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, बैंक और कस्टमर यानी ग्राहक और बैंक के मध्य का जो संबंध है वो किस प्रकार से होता है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड इट एजेंसीज, किस प्रकार से बैंकों के ऊपर सरकार का जो नियंत्रण है वो है और उसकी एजेंसीज का नियंत्रण है। जब आप इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ करके आते हैं तो वहाँ पर आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑन अकाउंट एंड ऑडिट, रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये भी आपने कंपनी जब पढ़ा है, कंपनी एक्ट पढ़ा है, तो वहाँ पे आप अमालगमेशन पढ़ते हैं, मर्जर पढ़ते हैं, एक्विजिशंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनीज का कैसे होता है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा। और बैंकिंग के ऊपर जो सोशल कंट्रोल है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर आपने कंपनी लॉ ध्यान से पढ़ा होगा, कायदे से पढ़ा होगा, तो उसमें ये मान के चलिए कि उसी प्रकार की कंपनी है, उसी प्रकार की कार्यप्रणाली है, लेकिन यहाँ का जो इनका सोल ऑब्जेक्टिव है वो है बैंक के रूप में काम करना। और आगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में, बैंकिंग लोकपाल के बारे में। जब आप बैंकों में जाइए तो वहाँ पे एक छोटा बैनर सा टंगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि यदि आपको ये समस्या है तो बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। और ये लोकपाल उसी प्रकार का है जैसा प्रदेश में लोकायुक्त है और लोकपाल अन्य पॉलिटिकल टर्म्स में लोग समझते हैं, वैसा ही लोकपाल यहाँ पर भी है। रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग में ATM है। अब तो ATM खैर रिसेंट नहीं रहा है, जब का सिलेबस होगा तब के लिए ATM जरूर रहा होगा। रिसेंट ट्रेंड इंटरनेट बैंकिंग है, आप खूब इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड्स को लेकर के भी चीज़ें हैं। दूसरी यूनिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का बोलबाला है। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कैपिटल मींस पूंजी, मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज कैसे होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है ये आपके लिए ज़रूरी भी है। और मैं फिर से कहूँगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ करके आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्यों उसको केंद्रीय बैंक या राष्ट्रीय बैंक की भूमिका में वो क्यों है, उसके कौन से उसके पास पावर्स हैं, उसकी कौन सी ऐसे फंक्शंस हैं उसके, जिसके कारण उसको, एक सेकेंड, अब क्षमा कीजिएगा, लाइट अभी कट गई है और इसका अगर हम लोग वेट करेंगे तो आपको भी देर होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 2 में रेगुलेशन ऑफ बैंक्स के बारे में, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बारे में पढ़ना होता है। कैपिटल मैनेजमेंट और बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वगैरह पढ़ना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम लोग कर रहे थे कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस क्या क्या उसके पास में है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की जो फर्निशिंग है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है ओवर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है किस प्रकार से है, यहाँ से भी सवाल आपके लिए बनता है। क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण, आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है, यहाँ से भी बड़ा सवाल बनता है। क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल प्रोविजंस क्या है और पेनल्टीज क्या है। तीसरी यूनिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। 1881 का बहुत पुराना एक्ट है, बहुत ज़रूरी एक्ट है, जिसमें आप चेक्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, हुंडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का तो पहले साइलेंट फीचर भी देख लीजिएगा, उसकी प्रियम्बल भी पढ़ लीजिएगा कि उस एक्ट का मतलब क्या है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो डेफिनीशन है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो प्रकार हैं, वो जो 3 जिसकी बात कर रहे थे, चेक की बात कर रहे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे और प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहे थे, तीनों के विषय में आपको पढ़ना होता है। डेफिनीशन एंड एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, तीनों के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, पढ़ना है।
लाइबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहाँ से बड़ा सवाल बनता है किसके पास बेहतर टाइटल है, कौन बेहतर टाइटल पजेस करता है, चाहे वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। वो सवाल भी आपके लिए जरूरी है। ट्रांसफर एंड नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या उसका नेगोशिएशन हो सकता है, उसको लेकर के भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, पढ़िएगा। चौथी यूनिट चेक्स को लेकर के, पूरी जो यूनिट ही है वो चेक को लेकर के है। चेक के क्रॉसिंग को लेकर के, कई बार आप सुनते होंगे कि एक क्रॉस चेक है या क्रॉसिंग कराने के लिए आप ले जाते हैं, तो जो क्रॉसिंग ऑफ चेक है उसका जो पेमेंट है, और चेक का कब कहा जाएगा कि चेक का डिसऑनर हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट, डिसऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट आपके लिए जरूरी है। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे कहें तो उसको पृष्ठांकन कहते हैं। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन, एक वैलिड इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन। डेफिनेशन उसकी क्या है, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड इंडोर्समेंट एंड इट्स काइंड्स, इंडोर्समेंट की जो काइंड्स हैं वो क्या है। उसके बाद चेक्स के लिए रूल ऑफ एविडेंस क्या क्या है और कॉम्पनसेशन क्या क्या है। हम सवालों की बात कर लें, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो सवाल जो आपसे पूछे जाते रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको बैंक का क्या मतलब है, बैंक से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बैंकिंग का क्या मतलब समझते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो और जो बैंकों का काम धाम है उसको आप एक बार समझ लीजिएगा कि क्या है। इस प्रकार से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो बैंक की जो विधिक परिभाषा है वो क्या है, और जो भारतवर्ष में जो कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाने वाले काम है। तो जो बैंक मुख्यतः जो सवाल बनता है बैंक को लेकर के और बैंक के द्वारा किए जाने वाले कामों को लेकर के। गिव लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक। अब उसमें आप बैंक शब्द का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, उसको भी समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक सवाल आपको बैंकिंग ओम्बुड्समैन से मिलता ही मिलता है, तो वहाँ पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या जानते हैं आप, व्हाट यू नो अबाउट द बैंकिंग ओम्बुड्समैन, डिस्कस उसकी सक्सेस को पढ़ लीजिएगा कि ओम्बुड्समैन या लोकपाल की जो सक्सेस है, क्या वो सफलता मिली है ओम्बुड्समैन या लोकपाल को, बैंकिंग लोकपाल को, उसके कार्य जो उसका उद्देश्य था जिसके लिए वो बनाया गया था, स्थापना उसकी हुई थी कि उसको रखा जाएगा तो उससे लोगों के जो ग्रीवांसेज हैं उसके रिड्रेसल में आसानी रहेगी। तो उसके सक्सेस फेलियर के बारे में पढ़ लीजिएगा। आरबीआई जब आप पढ़ रहे हैं तो आरबीआई को आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि क्यों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्यों आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, उसके मुख्य कार्य क्या है, और वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, मैनेजमेंट बोर्ड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो किस प्रकार से काम करता है उसको भी समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपको देखिए दो सवाल तो मिलते ही मिलते हैं। अब उन दो सवालों में एक तो आपको ये समझना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके साथ ही आप प्रॉमिसरी नोट का ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट और प्रॉमिसरी और चेक का ड्राफ्ट, तीनों अगर मान लीजिए आपसे ड्राफ्ट करने के लिए जाए कि आप एक चेक बना के दिखाओ, आप एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करके दिखाओ, तो तीनों का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को समझ लीजिएगा कायदे से, पढ़ लीजिएगा कायदे से, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो उन तीनों का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को समझ लीजिएगा, कोई एक फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही डिस्कस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है वो आता है। अब इन तीनों में से प्रॉमिसरी नोट में से, बिल ऑफ एक्सचेंज में से, और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और तीसरा चेक, इसमें से किसी न किसी एक चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, मींस कि एक का आपको ड्राफ्ट करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चेक का डिसऑनर वाली बात है, वहां से भी आपके लिए एक जरूरी सवाल बनता है कि जो चेक का डिसऑनर कब होता है, उसको कब कहते हैं कि चेक का डिसऑनर हो गया। जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक सवाल है इस प्रकार का पिछले बार का कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी नेगोशिएबल एज अपेरेंट ऑन इट्स फेस विदाउट रेफरेंस टू सेलेक्ट सीक्रेट टाइटल टू इट इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन होल्डर। अच्छा, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर का सवाल है। होल्डर इन ड्यू कोर्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विद रेलेवेंट केस लॉज। तो आपको दो चीजें, एक तो होल्डर है, हमने आपके लिए चेक बनाया तो आप होल्डर हो गए, आपने किसी आगे वाले को दिया, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गए। तो दोनों के पास में से बेहतर टाइटल किसके पास होता है, इसको भी समझ लीजिएगा, वो जरूरी सवाल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चेक का डिसऑनर और चेक की जो क्रॉसिंग है वो दोनों पिछली बार आ चुकी है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अंतर भी पिछली बार आ चुका है। तो चेक को लेकर के थोड़ा सा कायदे से पढ़ करके जाइएगा। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि ड्राफ्ट तीनों का समझ लीजिए, कि प्रॉमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों का फॉर्मेट, तीनों का जो अंतर है उसको कायदे से देख लीजिएगा। जैसे पिछली बार सवाल आया है
कि डिफाइन प्रॉमिसरी नोट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, दोनों में अंतर बताइए। डिसऑनर ऑफ चेक पिछली बार आ चुका है, इसलिए आपके पास नोटिंग प्रोटेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको पढ़ करके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग ऑफ चेक भी पिछली बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग एक बार दोबारा सिलेबस की ओर देखें तो हम लोगों ने बात करी, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि बैंक के कामकाज को लेकर के एक सवाल, बैंकिंग कंपनीज का काम धाम कैसे होता है, नॉन बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनका क्या काम धाम होता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन का दूसरा हम लोगों ने बात करी। तीसरा सवाल हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम वाम की बात करी कि वो जरूरी है आपके लिए, उसका जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है वो क्या है। क्रेडिट कंट्रोल आपके लिए जरूरी है, क्रेडिट कंट्रोल को कायदे से पढ़िएगा कि किस प्रकार से जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन कौन से तरीकों से किया जाता है, कौन कौन से उसके मतलब कहें कि उसके साधन हैं, साख नियंत्रण करने के साधन कौन कौन से हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो जरूरी है, उसको पढ़ करके जाइएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हम लोग कम से कम तीन चार सवालों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी 2 यूनिट वहीं से है। एक सवाल आपको इस प्रकार का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या मतलब होता है, क्यों उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और दूसरा ये कि तीनों का आपको अंतर समझ करके जाना है, तीनों में मूलतः क्या अंतर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में कौन सी पार्टी के पास बेहतर कैपेसिटी होती है, बेहतर टाइटल होल्ड करता है, वो जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद नोटिंग एंड प्रोटेस्ट जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। इंडोर्समेंट आपके लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार से जो प्रस्थांकन या कहें कि एक वैध प्रस्थांकन, जो एक वैलिड इंडोर्समेंट होता है, वो किस प्रकार से किया जा सकता है। और उसके जो जैसे एक स्टॉपल का रूल है, तो स्टॉपल का जो रूल है वो रूल ऑफ एविडेंस है। तो यहाँ पर जो प्रस्थांकन करने का, नोटिंग करने का, प्रोटेस्ट करने का जो एक चेक्स का चलन है, क्रॉसिंग करने का जो चलन है, वो किस प्रकार से रूल ऑफ एविडेंस के रूप में काम करता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। ध्यान रखिएगा कि पहली यूनिट में जब आप बैंकों के विषय में लिख रहे होंगे वो जवाब, तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का हवाला देना है। जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के बारे में लिख रहे होंगे, क्रेडिट कंट्रोल के बारे में लिख रहे होंगे, या जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो क्रेडिट कंट्रोल वाली बात है उस पर पेनाल्टी कैसे इम्पोज करती है, जब ये सारी बातें आप लिखते हैं तब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 लिख रहे होते हैं। और जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं तब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो एक्ट हैं ये अलग अलग एक्ट हैं, तो तीनों एक्ट में कुछ ओवरलैपिंग ना हो जाए। ये सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बीच में खैर हटा भी गई है, तो प्रयास करिएगा, उसको सुन लीजिएगा, देखने का क्या ही है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।